नमस्कार, सौभाग्य मिथिला में आप सभी का स्वागत है। 4 दिसंबर को दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं और 8 दिसंबर को तय हो जाएगा कि इस बार दिल्ली में सत्ता पर कौन सी पार्टी काबिज हुई। आप सबको पता है कि शीला दीक्षित लगातार कह रही है कि इस बार चौथी बार भी दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बीजेपी भी दावे कर रही है कि इस बार दिल्ली में जनता कांग्रेस की सफाई की मन जो है वो बना चुकी है और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। और इस बीच यह भूलना भी नहीं होगा कि अरविंद केजरीवाल भी लगातार कह रहे हैं कि इस बार जनता मन बना चुकी है, दिल्ली में ना कांग्रेस की सरकार बनेगी ना बीजेपी की आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। बीजेपी के पास क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों के सहारे बीजेपी जनता के बीच जाने वाली है, जिसके आधार पर बीजेपी कह रही है कि सरकार बीजेपी की बनेगी, या सिर्फ फील गुड है नरेंद्र मोदी को लेकर, चूंकि देश भर में जनता के बीच नरेंद्र मोदी के नाम का उबाल है। हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के बड़े दिग्गज नेता डॉक्टर जगदीश मुखी जी। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या किन बातों के सहारे इनको लगता है कि दिल्ली की जनता इस बार इनको सत्ता सौंपेगी। सर, आपको क्या लगता है कि इस बार दिल्ली की जनता आप लोगों को सत्ता देगी? इसके पीछे आप लोगों का क्या एजेंडा है? 5 मुद्दे हमारे सामने हैं दिल्ली की जनता जिससे त्रस्त है। पहला मुद्दा है दिल्ली में बिजली के बिल 11 गुना बढ़ करके आ रहे हैं, जिससे दिल्ली का हर व्यक्ति बुरी तरह से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी मैनिफेस्टो में लिखा है हम सत्ता में आएंगे, निश्चित रूप से बिजली की दरें 30% सेम डे हम कम करेंगे। दूसरा मुद्दा पानी का है। 1/3 आबादी, देश की राजधानी दिल्ली की 1/3 आबादी को पीने योग्य पानी आज भी उपलब्ध नहीं है। दिल्ली जल बोर्ड की अध्यक्षा श्रीमती शीला दीक्षित हैं और मुख्यमंत्री हैं 15 साल से। आज दिल्ली में उनके अपना लिखित जवाब जो उन्होंने दिया है, 40% पानी वेस्ट जाता है। हमने दावा किया है हम सत्ता में आएंगे तो ये 40% के वेस्टेज को हम केवल मात्र 10% पे ला के खड़ा करेंगे और 30% पानी की वृद्धि करके पूरे दिल्ली के हर व्यक्ति की प्यास बुझाएंगे। तीसरा मुद्दा है महंगाई का। गलत आर्थिक नीतियों के कारण और राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण कीमतें बढ़ रही हैं, जिसके लिए दिल्ली की सरकार और केंद्र की सरकार पूरी तरह से जिम्मेवार है। मुझे ध्यान है श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी जिस समय प्रधानमंत्री बने थे उस समय यही हाल था। 4% ग्रोथ रेट थी और 10% हमारी इन्फ्लेशन रेट थी। 6 साल कड़ी मेहनत करके ईमानदारी से उन्होंने आश्वासन दिया और हमारी जो ग्रोथ रेट 9.5% पे लाके खड़ी की और इन्फ्लेशन रेट 4.5 पे लाके खड़ी की थी। हमारे अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री आए, उसके बाद उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। आज पूरे देश के अंदर वापिस वही स्थिति आ गई है, वही 4.5% की ग्रोथ रेट और 9.5%, 10%, 10.5% की इन्फ्लेशन रेट। ये बात इस बात से दुखी हैं। ये तीसरा मुद्दा था। चौथा मुद्दा है दिल्ली की भ्रष्टाचार का। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया है। बिजली के निजीकरण के अंदर 12,500 करोड़ का घोटाला किया है। दिल्ली सरकार के साथ मिलीभगत के साथ इन कंपनियों ने किया है और इसी के कारण ही आज बिजली की कीमतें ज्यादा हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स हम सभी जानते हैं, जितना भ्रष्टाचार हुआ उस भ्रष्टाचार के कारण पूरे विश्व के अंदर हमारे देश का मस्तक नीचा हुआ। 76,000 करोड़ रुपए का गेम का घोटाला वो शीला दीक्षित सरकार ने किया है। वो हम नहीं कह रहे हैं। प्रधानमंत्री के पास हम गए थे, उन्होंने शुंगलू कमेटी नियुक्त की थी और ये कहा था जो इसमें आरोपित होगा हम उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेंगे। शुंगलू कमेटी ने आरोपित किया श्रीमती शीला दीक्षित को, किंतु आज तक उन पर कार्रवाई ना करके 2-4 अफसर को बलि चढ़ा करके मामला रफा दफा कर दिया गया। ये चौथा मुद्दा था। 5वां और अंतिम मुद्दा जो सबसे ज्यादा है, दिल्ली की बहनों की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ होता है दिल्ली के अंदर, उसको लेकर के हर महिला, हर मेरा भाई बुरी तरह से त्रस्त है। आज 96% महिलाओं का यह कहना है कि हम दिल्ली में असुरक्षित महसूस करती हैं। अंधेरा होने पर शाम को हम घर से बाहर जाने में हमें डर लगता है। एक तरफ ये दिल्ली की हालत है, उस पर शर्मनाक बात यह है कि मुख्यमंत्री कहती हैं मेरी बेटी भी सुरक्षित नहीं है।
आपकी बेटी सुरक्षित नहीं है, उन्हें आप सुरक्षा नहीं दे सकी हैं, तो मेरी बहन को सुरक्षा आप कहां पर देख पाएंगे? इसलिए ये एक मुद्दा है। और तुलना लोग करते हैं गुजरात के अहमदाबाद में, जहां 1 करोड़ की आबादी का शहर है, वहां मेरी बहू बेटियां बहनें रात को 12 बजे एक्टिवा पर चल के घूमती हैं, पार्टी अटेंड करती हैं, फंक्शन अटेंड करती हैं। क्या मजाल किसी की कोई आंख उठा करके देख जाए? आज ये मुद्दे पांचों छाए हुए हैं दिल्ली के अंदर, और दिल्ली की जनता ने मन बनाया हुआ इन मुद्दों के ऊपर। हम इस बार कांग्रेस को हटा करके भारतीय जनता पार्टी की सत्ता बनाएंगे। वाजिब है, इन मुद्दों को जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं, सवाल यह है कि इन मुद्दों के सहारे सिर्फ बीजेपी ही लड़ाई में नहीं है, अरविंद केजरीवाल भी इन्हीं मुद्दों को लेकर आगे है, और बीजेपी जो एक सही विकल्प बनना चाहिए था इस बार के चुनाव में, क्या आपको लगता है कि जनता के बीच जनता बीजेपी को ही कांग्रेस के अलावा विकल्प मान रही है? देखिए, राजनीति में बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं आज पोलराइजेशन है। आप हर राज्य के अंदर अलग अलग पोलराइजेशन है। केरला में लेफ्ट फ्रंट और यूनाइटेड फ्रंट, लोग इसको वोट देंगे, इसको वोट देंगे। तीसरे की एंट्री करना बड़ा मुश्किल होता है। यही बात तमिलनाडु में है। अन्ना डीएमके सरकार बनाएगी या डीएमके बनाएगी, लोग इधर वोट देंगे, इधर वोट देंगे। तीसरे की एंट्री मुश्किल है। आप अरविंद केजरीवाल को स्वीकार नहीं करते हैं। बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में पोलराइजेशन कंप्लीट है। या वो बीजेपी की सरकार लाएंगे या कांग्रेस की लाएंगे। सेम इज ट्रू अबाउट दिल्ली। दिल्ली में आज तक 20 चुनाव हुए हैं, जिसमें से 5 बार असेंबली के चुनाव हुए हैं, 4 अब, 1 52 के अंदर। 4 बार मेट्रोपॉलिटन काउंसिल के चुनाव हुए हैं। कितने हो गए? 9। 11 बार कारपोरेशन के चुनाव हुए हैं 58 से लेकर आज तक। 20 बार चुनाव में दिल्ली की जनता बहुत समझदार है, क्लियर मेजॉरिटी दी है। या बीजेपी को लाए हैं जनसंघ, या बीजेपी को, या कांग्रेस को लाए हैं। उन्होंने अपना वोट कभी वेस्ट नहीं किया है। वो दिल्ली के विकास को चलता रहना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। इसलिए कभी उन्होंने कोई हंग कारपोरेशन या हंग असेंबली नहीं दी है। ये कोशिशें जो केजरीवाल साहब कर रहे हैं, पहली बार नहीं कर रहे। पहले 4 इलेक्शन के अंदर सीपीआई सीपीएम ने मिलकर के एडी से चोटी तक का जोर लगाया था। एक कारपोरेशन के मेंबर जिता पाए थे। उसके पश्चात यहां पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने ट्रायंगुलर कंटेस्ट बनाया था, ठीक इसी प्रकार से उनका भी एक व्यक्ति जीत के आया था। उसके पश्चात जनता दल ने यहां पर हमें 67 की बात है, सॉरी अपना 93 की बात है। तो उस समय उन्होंने ऐसा किया था, उनके भी 1 या 2 जीत के आए थे। पिछली बार बीएसपी ने यही काम किया था, हर सीट पर खड़े किए थे। बहुत तगड़ी उम्मीद थी। बहन जी हमारी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, और ख्वाब देख रही थी प्रधानमंत्री बनने का। बड़ी बुलंद थी उनकी उम्मीदें। 17% वोट लिए, किंतु एक व्यक्ति जिता करके लाए। केजरीवाल का भी वही हश्र होने वाला है। वोट मिलेंगे 5-7%, सीट कभी एक नहीं मिलेगी। पूर्वांचल का एक बड़ा वोट बैंक है। पूर्वांचल वोटरों को अब तक जो है वो सम्मान, वो हक नहीं मिला है जो मतदाता के संख्या के हिसाब से उन्हें मिलना चाहिए था। आज तक की स्थिति यह है कि पूर्वांचल के वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर बिल्कुल माइंडेड नहीं है कि वोट बीजेपी को ही करना है। आप लोगों के पास पूर्वांचल वोटरों के लिए क्या है, क्या एजेंडा है? मैं पहले आपको रेक्टिफाई करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा आप अपना नॉलेज ठीक कर लें। आपको गलतफहमी का शिकार हैं आप। पिछले कारपोरेशन के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 30 के लगभग सीटें पूर्वांचल के भाइयों को दी हैं, और हम अच्छी संख्या के अंदर सीटें जीत के आए हैं। पूर्वांचल का हमें पूरा समर्थन मिला है। कांग्रेस के नहीं जीत के आए कोई भी, ना कांग्रेस के टिकट दिए हैं। आज किसी पार्टी को यदि सबसे ज्यादा समर्थन पूर्वांचल का है तो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन है। हां, आप ये बात कह सकते थे पिछली बार असेंबली के चुनाव में हम ज्यादा टिकटें नहीं दे पाए थे, जिसके कारण हमारे पूर्वांचल के भाइयों को थोड़ी नाराजगी थी, किंतु हमने उसे कवर किया था। उसके बाद कारपोरेशन चुनाव हुए और वहां पर हमने टिकट दे करके, सबसे ज्यादा टिकट दे करके, हमारे सबसे अच्छे संबंध इस समय पूर्वांचल के भाइयों के साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है, हमने उनके मुद्दों को भी लिया है, उनकी समस्याओं को भी उजागर किया है, और उन्हें टिकटें भी सबसे ज्यादा दी हैं, अब भी टिकटें दे रहे हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है पूर्वांचल के मेरे भाई और बहन भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा लगाकर इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को
हटाने के लिए पूरा साथ देंगे। चलिए, आप कहते हैं कि पूर्वांचल के वोटर जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन जो मैं इसके साथ ये भी कहना चाहता हूं, देखिए मैं इतना सम्मान है पूर्वांचल के प्रति, मेरा बहुत हाईएस्ट मेरी ओपिनियन है उनके बारे में। दे आर वेल रेड पर्सन्स, मैं समझता हूं दे आर बॉर्न लीडर्स। इतनी उनकी समझदारी है, सोच समझ के अपना निर्णय लेते हैं और मुझे पूरा विश्वास है उनकी समझदारी के अंदर। उसी आधार पर मैं कह रहा हूं, इन परिस्थितियों को परखते हुए, जांचते हुए वो पूरा समर्थन भारतीय जनता पार्टी के साथ रखेंगे। इसी बात को लेकर एक सवाल मैं और पूछना चाहता हूं डॉक्टर मुखी साहब से कि सेंट्रल हॉल में कई निगम पार्षदों ने यह सवाल उठाया कि मैथिली भाषा को कम से कम नगर निगम के स्कूलों में पढ़ाया जाए। मातृभाषा है वहां के लोगों की, और आपको पता है कि एमसीडी में बीजेपी सत्ता पर काबिज है और सीता मैया की भाषा मैथिली है। आरएसएस, जो कहा जाता है कि बीजेपी का एक चिंतन मंच है, आरएसएस लगातार दावा करती है कि इस देश की संस्कृति को लेकर, सभ्यता को लेकर, परंपरा को लेकर, भाषा को लेकर वो काम करने वाला संस्था है। ऐसे में क्या बीजेपी से ये चूक हुई? लगातार मांग के बावजूद भी क्यों नहीं मैथिली भाषा को कम से कम नगर निगम के स्कूल में पढ़ाई में शामिल किया जाता? नहीं, कोई चूक नहीं हुई है। नगर निगम ने अपना निर्णय लिया है, वो इसे स्वीकार करते हैं, किंतु उसमें कंडीशंस फिक्स की गई हैं। मैथिली को भाषा का दर्जा हम ही ने दिया था, बीजेपी ने दिया था, और एमसीडी तो हमेशा तैयार बैठी हुई है। उनकी कुछ कंडीशंस हैं, कितने प्रतिशत एक स्कूल के अंदर, मान लीजिए 1000 की स्ट्रेंथ है, उसमें इतने लोग हों, एक मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज पता नहीं है, उतना है तो पढ़ाने के लिए तैयार है। इसलिए कोई चूक का मतलब नहीं है, हमारा तो बड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा अभी जारी रहेगा। इस बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और चर्चा करेंगे कि विधानसभा चुनाव में किस पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है।